आप सभी का इस द 50 प्लस इंडियंस के नए एपिसोड में स्वागत है। कुछ नई बातें करते हैं इस बार। एक तो एक दुनिया के सबसे बड़ी उम्र के जो व्यक्ति हैं, जो उसी साल पैदा हुए थे जिस साल ये डूबा था टाइटैनिक, तो 111-12 साल के हो गए हैं। तो उनकी क्या सलाहें हैं वो आप सुनेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले हम लेते हैं एक कविता को। अब ये कविता छोड़ गए हैं एक जॉन करके, जो इंडिया के फर्स्ट केरल के सर्जन थे, और 1960 में उन्होंने सर्जरी हार्ट की थी। वो अभी इसी महीने एक्सपायर हुए हैं। ही वॉज एट द एज ऑफ 97। और बड़ी अच्छी एक कविता छोड़ गए हैं, और उनकी लड़की ने जो है इस कविता को फॉरवर्ड किया है, और उसको आगे फॉरवर्ड किया है अपने जय भाई ने। तो सुनते हैं, समझते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको उसका सार समझाने की। सुनिए। ये प्रार्थना है कि जो 60 एज के एक बूढ़े हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम तो जानते हो कि मैं बूढ़ा होता होता जा रहा हूँ। तुमने बिन मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस जीवन की संध्या में आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से बचाना। किसी भी चीज़ के बारे में मैं अपना जो स्वामी, मतलब मैं उसका एक स्वामी हूँ, ऐसा भाव मैं प्रकट ना करूँ। तो हे भगवान, इन चीज़ों से मुझे बचाना, और दूसरों की जो लाइफ्स हैं उनमें कभी डिस्टर्ब ना करूँ। बातूनी बन के लंबी लंबी हाँकता रहूँ। इन चीज़ों से मुझे लोग पकें नहीं, मुझे इन चीज़ों से बचाना। जो फैक्ट है उनके बारे में बात करूँ, कोई पुरानी पुरानी बातें कर करके जो है वो लोगों को पीड़ा ना पहुँचाऊँ। और चीज़ें रिपीट ना करता हूँ, लोग उससे बोर होते हैं। मुझे हे भगवान ज़रा शक्ति देना कि मैं ऐसा ना करूँ। औरों के लिए मैं क्या क्या करता रहा हूँ, ये मैं बार बार रिपीट ना करता रहा हूँ, ये भी बड़े लोग बोर होते हैं। हे भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं ये सब ना करूँ। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मुझे मानना चाहिए। तो इस बात को भी मैं इकरार करूँ, हे भगवान मुझे शक्ति देना कि भाई, और दूसरों के दुखों को समझूं, जानूं, लेकिन उनके जीवन में डिस्टर्ब ना करूं। ये भगवान मुझे इसकी भी शक्ति देना। और अपनी जो जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं वो उनको बांटता फिरूंगा, तो मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन जो सुनने वाले बड़े बोर होते हैं, और मुझे इस उम्र में अपने दोस्त जो हैं मेरी उम्र के, वो सब चाहिए भगवान। तो वो मुझसे दूर ना भाग जाएं मेरी बातों से। मुझे ये सब शक्ति देना। अच्छा लगा आपको? तो चलिए अब देखते हैं, पहली जो जो वीडियो जो हैं देखते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1912 was a long time ago. That's when the Titanic set sail. It sunk a few days later. But this was the same year when a British man was born, John Alfred Tinniswood. And unlike the British ocean liner, he is still alive. Tinniswood is 111 years and 226 days old. He has lived through 2 world wars, the great influenza and COVID-19 pandemics, the birth of his great-grandchildren, and now he has broken a Guinness World Record. Tinniswood has become the world's oldest man alive. At this point, some of you may be wondering, what is his secret to a long life? Well, he does not smoke, he rarely drinks, and he eats fish and chips once every week. But before you start ordering French fries, let me clarify, this is not his real secret, so to speak. It is this: moderation. In other words, a balanced life. Tinniswood says, if you do too much of anything, you're going to suffer eventually. This is a strong dose of Monday motivation. But before we go on, here's something else that he said. He doesn't feel particularly special about having lived this long. He says at the end of the day, the length of one's life is just based on luck. You either live long or you live short, and you can't do much about it. And that's probably true. So his advice is not just for a long life, but for a better life. And his idea is quite simple. Moderation is the key to a better quality of life. And this could mean a lot of things: moderation in food, balance in diet, sustainability in lifestyle, contentment at work. Basically, not perfect and not too much, but just enough. That's the master plan for happiness.
To some of you, it may sound underwhelming. After all, moderation has never been cool. We love fitness boot camps, not sustainable weekly gym regimes. We push ourselves to the breaking point at work. And the odd emergency is okay, but it cannot become the norm. You cannot always live in the extremes. When you do, there's burnout, there's stress, even failure, and that is counterproductive. So moderation is important. And it comes with a long list of benefits: lesser stress, better emotional and physical health, higher productivity, and healthier relationships. Many countries and cultures encourage this, which is why some nations with the best work-life balance are also the happiest in the world. For centuries, countries like India have fostered this idea. India has fostered Santulan, or balance. Ancient Indian arts of yoga and Ayurveda, they aim to integrate the body and the mind. Meanwhile, the Spanish have their siestas to balance work with rest. And the Swedish have an ethos of lagom. It means not too much, not too little, just right. It applies to everything. Most, from Swedish coffee and candy to work and clothing. Lagom is the idea of things being sufficient just as they are, which does not mean that you become complacent or stop studying for exams because a D- is good enough. It simply means that if you score an A instead of an A+, don't beat yourself too much. So Lagom is about contentment, about restoring balance. And if it seems tough, know that balance is already on your mind. Quite literally, when you're walking or sitting at your desk, your brain knows that you need balance. It automatically sends nerve signals to your body. They help you recenter yourself. So my point is quite simple. Striving for balance is both natural and beneficial. But that too requires a balanced approach. And if this feels too complicated, just remember what Oscar Wilde once said: everything in moderation, especially moderation. आजकल आप कभी कभी कोई ऐड देखते होंगे, एक लड़का सा है जो 5 स्टार खा रहा है, वो करता कुछ नहीं है। उसके न करने से भी दूसरों का कभी कभी फ़ायदा होता है। ये एक दे आर जनरली कॉमिक टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। तो हम लोगों को भी ये ज़रूरत है सीखने की। ये भी एक आर्ट है कि कुछ ना करें, और कुछ ना करके भी जो है आराम से जिया जा सकता है। हालांकि ये जो एडवाइस है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू एजेड पीपल, एनीबडी कैन यूज़ दैट लाइक दैट। तो अगला जो वीडियो है वो द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग उस पर है। चलिए उसको देखने से पहले एक बात और जान लेते हैं। मिस्टर अकबर भारमल राजकोट से बताते हैं कि अक्सर हम जो इंडियंस हैं वो लाइफ जीते हैं, सब कुछ करते हैं, जब मरते हैं तो खूब पैसा होता है, ये कोठी है, वो कोठी है, लेकिन कभी कभी जो है हम ये सीखें कि भाई खूब अच्छी तरह से जिएं और सारा पैसा अपने पे खर्च करें। हमारे बच्चों को कभी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बड़ी बड़ी अब हवेलियों में और बिल्डिंग अब छोड़ के जाते हैं, एसेट छोड़ के जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। कभी उनका आपका एक बच्चा अमेरिका में रह रहा है, एक कनाडा रह रहा है, उनको फुर्सत ही नहीं आने की, फिर वो किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, वो उनको बेचकर वो पैसा उस कंट्री में भेज देता है, लेकिन आपके बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट इज़ रादर ए लायबिलिटी फॉर देम मोर देन एसेट। तो इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान रखें। इसी तरह से जैसे गोल्ड के आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, उनको भी इन लोगों को जो है कोई उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी ध्यान रखें। दे लाइक प्योर गोल्ड, तो वो सब आपको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे अच्छा है कि शान से जिएं और खुद पे खर्च करें। ये आपको अब समझने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ तक कि जैसे आपकी उनकी एजुकेशन का लोन भी आप ना लें, उन्हीं को लेने दें। दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू पे देम बैक। तो ये सब आप ध्यान रखें और मतलब अपने पे खर्च करें, ध्यान से रहें, और कोई ज़रूरत नहीं है अब रिच मरेंगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो। Are you tired? If you belong to the 21st century, the answer is most likely yes. Our lives and jobs have become increasingly complex. Now, keeping busy is the modus operandi. Laboring over to-do lists is the norm, and stress, you could say, is our best friend. Often this is good. It helps us set higher benchmarks for ourselves, then pushes us to achieve them.
But there is a flip side here. It can shift focus from personal well-being, and this comes with severe consequences. Anxiety and stress-related diseases are on the rise. 1 in 4 workers the world over are experiencing burnout, and that is the average, 1 in 4. In the US, 43% workers suffer from burnout. In India, the number stands at 59%, and in South Korea, it is 70%. And these are only a few examples. The fact is, no one is immune to burnout. But the Dutch claim there is a way out. It is called niksen. It is as simple as doing nothing, quite literally. Niksen comes from the Dutch word niks, which means nothing. So niksen refers to the art of doing nothing. It is difficult to define what nothing means here. After all, we are always doing something, even when we are sleeping. But practicing niksen is about being idle or doing something without a goal, the goal of being productive. This does not mean that one stares at a wall, because that's just creepy. Doom scrolling or meditation does not qualify either, because your brain remains actively engaged. Niksen simply involves moments of relaxation combined with easy automatic activities where the brain is allowed to switch off. It could mean just hanging around or listening to music or knitting. There is no one-size-fits-all approach. People can do what works for them, and it seems like many have been. Over the past few years, niksen has intrigued the world. It has become a publishing sensation. There are fitness clubs with niksen classes, even experts who teach people how to do, well, nothing. Niksen may have been born in the Netherlands, but today it is a global rage. Though we should point something here, the Dutch are not the only ones who support this theory. The Danish have a concept called hygge. It refers to staying in, not doing much, and just being cozy. Then there is lagom. It's a Swedish concept of accepting life with a moderation mindset. But it's not just about cool words or capitalism working its magic with wellness trends. It is about the wide-ranging benefits of slowing down. There are mental perks here. Ironically, doing nothing makes us more productive. It allows us to rest, to come back with more focus, with sustained attention. It boosts creativity. And then there are physical advantages. Niksen curtails the aging process. Believe it or not, it strengthens the immune system. There are emotional advantages as well, like reduced anxiety and stress and improved mood. And this is enough to encourage most of us to practice niksen. The problem is, it can be difficult. Doing nothing is a tough ask. It is not easy to let go of outcomes. It requires some amount of rewiring, because humans have a tendency of thinking in terms of doing and not being. And niksen is about actively carving out the time to just be. If you're thinking on similar lines, remember that niksen is called an art for a reason. It needs to be cultivated. So find the balance between working hard and taking a beat. Try to push through the initial discomfort. Choose it over the familiarity of busyness. Do something without an objective for a change, but do it with purpose. And dare to be idle, because stress is a part of life, but burnout does not have to be. चलिए, एपिसोड के अंत में समय हो गया है जय भाई ठाकर के आने का। इस पर जय भाई ठाकर जो हैं, बजाय फिल्मों की बात करने के कैराओके की बात कर रहे हैं। अक्सर आजकल कैराओके पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, उनकी क्या सलाह है, उनसे सुनते हैं। तो कुछ चेंजेस किया जा सकते हैं कैराओके में, उनसे सुनिए। तो जय भाई ठाकर अबाउट कैराओके पार्टीज़। नमस्ते मित्रों। आजकल कैराओके पार्टीज़ होती हैं। लोग कैराओके गा के स्म्यूल पर मेरे गाना वगैरह जो ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर अपने गीत छोड़ देते हैं, अपलोड करते हैं, और बहुत सुंदर ट्रैक्स होते हैं, वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल, समटाइम्स टू क्लोज। तो क्या होता है कि गाने तो सुंदर होते हैं, गाने वाले ज़्यादातर अच्छा गाते हैं, मगर मैंने एक चीज़ देखी है कि जो लता मंगेशकर की पिच है, मोहम्मद रफ़ी की पिच है, आशा भोसले की जो पिच है,
वो जो पिचेस जो हैं उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। वो प्रोफेशनल थे और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होता था, कितने सारे रीटेक होते थे और हम तो स्टेज पर जाके वही गाना सिर्फ दोहराते हैं। दोहराना आसान है, मैं जानता हूँ ओरिजिनल से, मगर उसी पिच पर उसी सुर में मुश्किल है, सुर लगाना मुश्किल है। तो वो कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपको वो जो सुर है वो नीचा लाएंगे, आपकी काली बदल सकते हैं आप, और टेम्पो भी ज़रा स्लो हो सकता है। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, उसके बदले आज कल तेरे मेरे प्यार, तो वो गाने में थोड़ा आसान रहता है थोड़ा। और दूसरी बात ये है, हमेशा मैंने सोचा है कि गाने शुरू होते हैं, कुछ गाने ऐसे हैं कि पहले बहुत सारा म्यूज़िक बजता है और फिर गाना शुरू होता है, और बीच बीच के जो इंटरल्यूड जो होते हैं संगीत का, वो भी इतना लंबा होता है। तब स्टेज पर आपने देखा होगा जो कलाकार हैं वो यूं यूं करके देखते रहते हैं और फिर गाना शुरू करते हैं। तो वो जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो हैं, मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही खड़ा हूं, मैं हंस नहीं सकता, कुछ मिमिक्री नहीं कर सकता, क्योंकि वो गाने का जो माहौल है वो तो रहना ही है। बस यूं ही स्टैचू की माफिक खड़े रहना है, या तो फिर यूं यूं करके देखना है, किसी की और मुस्कुराना है और फिर गाने के लिए तैयार हो जाना है। तो ये बदला जा सकता है उसको ट्रिम करके। तो मैं जो अच्छे कैराओके गाने वाले जो हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग ट्रैक बनाने वालों को इन्फ्लुएंस करिए कि भाई आप ट्रैक सिंगर फ्रेंडली बनाएं। ओरिजिनल को पकड़ के रखना ज़रूरी नहीं है, वो भी बनाएं आप, मगर ऐसे भी बनाएं कि जिसमें संगीत थोड़ा कम हो, टेम्पो थोड़ा स्लो हो, पिच भी थोड़ी स्लो हो, और फिर देखें स्पेशल ट्रैक्स। आई विल बी द फर्स्ट वन टू सब्सक्राइब टू दैट। मेरी बात कैसी लगी आप लोगों को बताइए।